वक्त हो गया है 2019 की 19 कहानियां दिखाने का। 19 की 19 कहानियां यानी एक ऐसा शो जिसमें ना सिर्फ आप आज की हर बड़ी खबर देखेंगे बल्कि हर बड़ी खबर की पूरी कहानी भी जान सकेंगे। लखनऊ से लेकर बेंगलुरु तक, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक और काशी से प्रयागराज तक इस वक्त काफी राजनीतिक हलचल है, जिन्हें हम इन 19 कहानियों में समझने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 8 महीने पहले कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुर विरोधियों को एक मंच पर ला खड़ा किया था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। ठीक ऐसी ही तस्वीर, ऐसा ही नजारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 19 जनवरी 2019 को कोलकाता से पूरे देश को दिखाना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी की रैली से दूरी बना ली। ब्रिगेड पैरेड ग्राउंडে আমাদের মেগা র‍্যালি হচ্ছে। 41 ইয়ার্স 41 বছর বাদে আমাদের যারা কনফার্ম করেছে তাদের মধ্যে আছেন দেবগৌড়াজি আছেন, কুমার স্বামীজি আছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল আছেন, চন্দ্রবাবু নাইডুজি আছেন। সুতরাং কংগ্রেসেরও মিস্টার খাড়গে আসছেন, मल्लिकार्जुन खड़गे আসছেন। सुना आपने, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, राहुल नहीं आएंगे। राहुल सोनिया के नहीं आने की पूरी कहानी ये है कि उन्हें लगता है कि अगर ममता बनर्जी के मंच पर वो जाएंगे तो उनकी भूमिका नेतृत्वकर्ता की नहीं बल्कि ममता के सहयोगी जैसी रहेगी, जो राहुल सोनिया को मंजूर नहीं है। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि उन्हें मौका मिला तो वो पीएम बनेंगे, जबकि ममता बनर्जी राहुल गांधी को बतौर पीएम समर्थन नहीं दे रही। पीएम बनने के लिए ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षा है। हर एक को अधिकार है, मैं भी सपना देख सकता हूँ प्रधानमंत्री का, आप भी देख सकते हैं, इसमें कोई किसी को रुकावट नहीं। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए सभी विरोधी दल हुंकार भर रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं। जिन बड़े बड़े दलों ने मिलकर महागठबंधन बनाने का दावा किया था, उनमें से कईयों के रास्ते फिलहाल अलग अलग हैं। अब आप पूछेंगे कि रास्ते अलग अलग कैसे हैं? यूपी में मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ। अखिलेश यादव ममता बनर्जी की रैली में शामिल होंगे, लेकिन मायावती ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने नहीं जा रही हैं। हमारा जो अलायंस बना है, अब हम वहां पर पूरी स्वीप करने जा रहे हैं और बहन मायावती जी क्योंकि सबसे बड़ी नेता है इस देश में इस समय, मैं समझता हूं देश की अगली बागडोर उन्हीं के हाथ। उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ के गठबंधन में आरएलडी के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि आज आरएलडी नेता जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उन्होंने कल मुलाकात की और मुलाकात की पूरी कहानी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में बुआ बबुआ का गठबंधन क्या आरएलडी को अपना बनाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज लखनऊ में गठबंधन का हिस्सा बनने की ख्वाहिशों के साथ आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश जी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और जो हम लोगों का प्रयास है, मैं समझता हूं कि उस ओर हमें सफलता मिलेगी। अखिलेश से मुलाकात में आरएलडी की बात शायद बन गई, यही संकेत दे रहे हैं जयंत चौधरी। वैसे इस मुलाकात की पूरी कहानी ये है कि यूपी में 80 सीटों में से 38 सीटें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने आपस में बांट ली। बाकी बचे 4 तो उनमें से 2 सीटें गठबंधन ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी और बाकी बची 2 सीटें आरएलडी को मिल सकती हैं। हालांकि आरएलडी की कोशिश गठबंधन में रहने और 1 या 2 सीट ज्यादा हासिल करने की है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को मायावती तरजीह नहीं देना चाहती और मौजूदा परिस्थिति में मायावती यूपी में अखिलेश से मजबूत दिख रही हैं और गठबंधन से पीएम पद की दावेदार भी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का यहाँ फैसला लिया है, जिससे अब विशेषकर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है और वैसे भी अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ के गठबंधन के खिलाफ बीजेपी का गेम प्लान क्या है, इसका खुलासा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। आपने मोदी जी की ताकत को इस गठबंधन से रिकॉग्नाइज किया और यह इस बात को भी सूचक है कि आपकी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपना कार्य का एजेंडा नहीं है। एजेंडा है सिर्फ मोदी जी को हटाने का। तो यह एजेंडा
कोई देश को और प्रदेश को कोई हित देने वाला नहीं, और इस एजेंडे को हम एक्सपोज करें, ये हमारी जिम्मेवारी है। यूपी में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मिशन 74+ है। बीजेपी का जोर यूपी में 50% वोट हासिल करने पर है। अमरोहा, हापुड़, झांसी, बिजनौर, शहर 4, तस्वीरें 4, लेकिन कहानी एक, केक की लूट। ये कोई साधारण केक नहीं लूटा जा रहा है दर्शकों, ये मायावती का बर्थडे केक है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के मौके पर जश्न मनाया जा रहा था। बस केक कटने की देर थी, तभी सब केक को लूटने में लग गए। जिसके हाथ में जो हिस्सा आया वो लेकर तुरंत भागा। केक की ऐसी लूट मची कि चारों तरफ केक ही केक बिखरा था। बहुत मुश्किलों के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने थोड़ा बहुत केक बचा लिया। आयोजन तो मायावती का जन्मदिन भव्य मनाने के लिए रखा गया था, लेकिन भव्य तो छोड़िए, पूरा कार्यक्रम एक अखाड़े में तब्दील हो गया। नारेबाजी, हंगामे और केक लूट के बीच मायावती को हैप्पी बर्थडे कहा गया, लेकिन ये हैप्पी बर्थडे हैप्पी की जगह लूट वाली बर्थडे पार्टी बन गई। सिख दंगों के दोषियों, आरोपियों को कांग्रेस का संरक्षण पहले भी मिलता था और आज भी मिल रहा है। सिख दंगे में उम्र कैद की सजा पाने वाले सज्जन कुमार के लिए भी कांग्रेस का संरक्षणवादी रवैया आपने देखा होगा। और सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर तो कांग्रेस के बड़े समारोह में जश्न मनाते दिखते हैं। ताजी तस्वीर दिल्ली की है। शीला दीक्षित के दरबार से ये तस्वीर कल आई। शीला दीक्षित की औपचारिक ताजपोशी में सिख दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मौजूदगी से नया विवाद शुरू हो गया है। ये तस्वीरें उस कार्यक्रम की हैं जहां शीला दीक्षित दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल रही थीं। जगदीश टाइटलर इस कार्यक्रम में शीला दीक्षित के दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष बनने की खुशी मना रहे थे। इससे बढ़िया खुशी की बात हो सकती कांग्रेस जन के लिए। आज बड़े दिन के बाद एक जोश वापस आया है। राहुल गांधी भी सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर और इस तस्वीर को देखकर खुश होंगे, लेकिन अकाली दल बेहद नाराज है। शिरोमणि अकाली दल की दलील है कि राहुल गांधी सिखों के कातिलों का साथ दे रहे हैं। जो इस खानदान का इतिहास है कि सिखों के विरोधी, सिखों के कातिल जो इसकी दादी ने किया, इनके पिता ने किया, आज वही राहुल गांधी कर रहे हैं। तो अभी हमको ये ज्यादा प्यारे हैं और सिख हमारे हम उनको, उनकी भावनाओं के हमको बिल्कुल कदर नहीं है। ये राहुल गांधी हमको समझा रहा है। जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख दंगों में बड़ी संख्या में सिख मारे गए थे। जगदीश टाइटलर भी सिख दंगों के आरोपी हैं। पिछले कुछ वक्त से टाइटलर बड़े मंचों से गायब ही रहे हैं। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को सिख दंगों के मामले में उम्र कैद हो चुकी है। बीजेपी और अकाली दल जैसी पार्टियों का आरोप है कि कांग्रेस सिख दंगों के आरोपियों को संरक्षण देती रही। और अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार मुसीबत में है या मुसीबत टल गई है? कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार जब से बनी है, अपनी स्थिरता को लेकर शर्मिंदा होती रही है और अब मौजूदा राजनीतिक उठापटक ने कुमारस्वामी सरकार को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। हालांकि कांग्रेस जेडीएस के लिए राहत वाली खबर ये है कि कल 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद आज कांग्रेस के 3 बागी विधायक वापस लौट आए हैं, लेकिन सरकार से संकट अभी दूर नहीं हुआ है। सीएम कुमारस्वामी ने कहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं। कुमारस्वामी का कहना है कि ये पूरा विवाद मीडिया का प्रोपेगेंडा है। अब कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। इससे पहले बागी विधायकों का नेतृत्व करने वाले रमेश जारकेहोली ने टेंशन बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक वो 5 विधायकों के साथ इस्तीफा दे सकते हैं। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के 104, कांग्रेस के 79 और जेडीएस के 37 विधायक हैं। कर्नाटक में केपी, जेपी, बीएसपी और निर्दलीय के भी 1-1 विधायक हैं। और बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि कुमारस्वामी सरकार 1-2 दिन की मेहमान है, लेकिन उसके लिए भी शर्मिंदगी की हालत ये है कि कर्नाटक बीजेपी के सभी विधायक इस वक्त हरियाणा में गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में ठहराए गए हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी को भी अपने विधायक टूटने का डर है?
वैसे संकट कर्नाटक में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है और खुद बीजेपी का दावा है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी मुश्किल में है। और अब बात पीएम मोदी के काशी और प्रयागराज दौरे की करते हैं। पीएम मोदी एक बार फिर गंगा का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। 2019 में काशी का उनका ये पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल में पहली बार काशी आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 22 जनवरी को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। इस बार पीएम के आने का मकसद वाराणसी में होने वाला प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। लेकिन जब पीएम काशी आएंगे तो यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए बुआ बबुआ के गठबंधन बनने के बाद प्रदेश का नब्ज टटोल कर ही जाएंगे। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि 2G जैसे घोटाले फिर हो सके। देश मजबूत सरकार चाहती है ताकि देश का हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया मिशन का लाभ उठा सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि खदानों की नीलामी में करोड़ों की लूट कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि खदानों से जो कमाई हो रही है उसका लाभ अपने आदिवासी भाई बहनों को मिले। 2014 में पीएम मोदी ने वाराणसी से ही लोकसभा चुनाव लड़ा था। पीएम का काशी से चुनाव लड़ना यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिहाज से अहम रहा। पीएम मोदी 2014 से अब तक 16 बार वाराणसी का दौरा कर चुके हैं। 24 जनवरी को पीएम मोदी प्रयागराज जा सकते हैं। प्रयागराज में पीएम मोदी को साधु संत राम मंदिर पर प्रस्ताव सौंप सकते हैं। और अब बात प्रयागराज कुंभ की करते हैं। कुंभ मेले में शामिल निर्मोही अखाड़े के संत रामचंद्र दास महाराज जी ने देह त्याग दी है। वो 85 साल के थे और उनकी अंतिम यात्रा भजन गाते हुए निकाली गई। प्रयाग में कुंभ मेले में शाही स्नान के बाद निर्मोही अखाड़ा के महंत श्री रामदास जी महाराज ने अपना देह त्याग किया है। इसी कुंभ मेले में इसी अखाड़े में और जो निर्मोही अखाड़ा के साधु संत हैं उनको लेकर ले जा रहे हैं गंगा के तट पर। कल शाम को भोजन करने के बाद महाराज जी भजन पर बैठे और उसके बाद उन्होंने देह त्याग किया है। जैसे हमारे शास्त्रों में और जो है सबका मानना है कि जो है कुंभ के आयोजन में अगर कोई जन्म ले या मरण हो तो जरूर वो है देह लोक में जो है जाता है। तो उसी का प्रमाण है। अच्छे संत का यही प्रमाण है कि ऐसे पावन समय पे शरीर का त्याग किए हैं तो बहुत खुशी की बात है कि ऐसा जीवन सबको मिले। अब आगे गंगा में जल देह दान क्या किया जाएगा? अब उनका गंगा में जैसे हमारे हिंदू शास्त्र के मुताबिक गंगा में प्रवाह किया जाता है वही क्रिया अभी किया जाएगा। पीएम मोदी स्लॉग ओवर्स में लगातार सिक्सर पर सिक्सर लगा रहे हैं। पीएम मोदी के अगले सिक्सर की कहानी देखिए। निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को भी उच्च शिक्षा के लिए 25% आरक्षण मिलेगा। ये मोदी सरकार का एक और सिक्सर है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान किया। प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी भी पुष्टि की है कि EWS के 10% कोटा के चलते केंद्र के सभी संस्थानों को 25% सीटों को बढ़ाना होगा, जिससे EWS कोटा के तहत आने वाले छात्रों को सीट मिल सके। हाल ही में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का कानून पास हुआ है। अब निजी शिक्षण संस्थानों में 25% आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है। इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी दरअसल ये है कि मोदी सरकार न सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग बल्कि SC, ST पिछड़ा वर्ग को भी निजी शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने का हक देना चाहती है। कहा जा रहा है कि इस बार बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। ये ऐलान मैच जिताऊ सिक्सर की तरह हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस बार संसद के 14 दिनों के बजट सत्र का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत 31 जनवरी से होगी। इतने लंबे बजट सत्र के फैसले से संकेत यही मिल रहे हैं कि मोदी सरकार सामान्य श्रेणी के गरीबों को आरक्षण की तरह कुछ और बड़े फैसले ले सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी सरकार चुनाव से पहले स्लॉग ओवर्स में और कितने सिक्सर लगाएगी और ये सिक्सर मैदान के किस तरफ लगेंगे। यानी कहने का मतलब है कि मोदी सरकार और क्या बड़ा ऐलान कर सकती है जिससे उसे चुनाव में लाभ मिले।
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल और ट्रिपल तलाक बिल पास कराने की पूरी कोशिश कर सकती है। इसके अलावा किसानों को राहत देने वाला कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक किसानों को कैश ट्रांसफर से जुड़ी घोषणा हो सकती है। इसके अलावा मध्य वर्गीय लोगों, खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स में 5 लाख रुपए तक आयकर छूट का ऐलान हो सकता है। जेएनयू में देशद्रोह की पीएचडी करने वालों को अब महबूबा मुफ्ती का साथ मिला है। महबूबा ने कन्हैया और उमर खालिद जैसे देशद्रोह के आरोपियों की पैरवी की है। सोचिए, वही महबूबा है जो कुछ समय पहले तक बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जेएनयू देशद्रोह केस में चार्जशीट दाखिल होने पर दर्द हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने जेएनयू मामले में दाखिल चार्जशीट को राजनीति से प्रेरित बताया। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि बीजेपी कन्हैया, उमर खालिद और कश्मीरी युवकों को वोट के लिए मोहरा बना रही है। एक तो कन्हैया है, उमर खालिद है, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के कोई 7-8 स्टूडेंट है जिनके खिलाफ चार्जशीट किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा महसूस हो रहा है कि 2019 के इलेक्शन की तैयारी में जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से मोहरा बनाया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट की राजनीति हो रही है। महबूबा मुफ्ती देश विरोधी नारा लगाने वालों के साथ खड़ी हैं। इस खबर की पूरी कहानी दरअसल ये है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद महबूबा मुफ्ती का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है और इसीलिए महबूबा मुफ्ती को जेएनयू देशद्रोह केस में दाखिल चार्जशीट पर चुनावी एंगल नजर आ रहा है।